बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक नई बात की गई है। वो पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं अपने कागजात नामज़दगी लेके। उनके पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ और मेरे कागजात नामज़दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के थे, तो मुझे मेरे सूबे में रिज़र्व सीट्स दी जाएँ। रिज़र्व सीट्स जो सूबे की हैं वो मेरी हैं और मुझे मेरे सूबे की बतौर वज़ीर आला, बतौर सदर खैबर पख्तूनख्वा के, जो उस वक्त चूँकि अली अमीन गंडापुर सदर थे खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब वो इलेक्शन हुए और वो वज़ीर आला बने। अच्छा, ये दो बातें हैं। वो इस मामले को लेके वो कहते हैं जी कि अपने कागजात नामज़दगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए मैं अदालत जा रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट। वो क्या तफसीलात हैं, और उन्होंने तमाम रिकॉर्ड आज मीडिया के सामने रखा है बतौर वज़ीर आला। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की बात थी, लेकिन यहाँ बार बार जब पेशावर हाई कोर्ट के जजेस पूछते हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे हुकूमत है, मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, तो अली अमीन गंडापुर बतौर सूबाई, और ये सिर्फ सूबाई असम्बली की जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रिज़र्व सीट्स हैं उससे मुतल्लिक जा रहे हैं, क्योंकि सूबाई असम्बली में रिज़र्व सीट्स की तकसीम का मामला पहले ही डिस्कस हो रहा है। और उसके ऊपर पहले ही, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद तो ये कहा गया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हकदार नहीं थी। इसका मतलब ये है कि पीटीआई की हद तक तो अब मामला रहा नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा होने के नाते और अपने कागजात नामज़दगी में पीटीआई लिखने की वजह से वो इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं कि चूँकि पीटीआई का मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, चूँकि पीटीआई को तो माना नहीं गया था बल्ले के निशान के बाद। अच्छा, उन्होंने बड़ी अहम तफसीलात दी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले, दो फ़ैसले हैं, और ये इस वजह से भी अहम है कि ये दो दरख्वास्तें थी जो दायर की गई थी फवाद चौधरी की जानिब से। फवाद चौधरी ने ये दरख्वास्तें दायर की और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि दो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक फैसलाबाद की जो फ़र्द जुर्म है एटीसी की, और इसके अलावा जो ये दोनों का फ़ैसला आ गया है लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला, या आप कह सकते हैं कि तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चौधरी फवाद अहमद वर्सेस जज एंटी टेररिज्म कोर्ट एंड अदर्स, उसमें तमाम तफसीलात दी गई हैं। इन व्यू ऑफ दी, उन्होंने जज साहब ने लिखा कि वो मांग क्या रहे थे। मांग ये रहे थे कि डायरेक्ट द लंदन ट्रायल कोर्ट टू इमीडिएटली सप्लाई सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ चार्जशीट इंक्लूडिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड ऑल अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द पिटिशनर एज मैंडेटेड अंडर CRPC के। एक तो उन्होंने मांगा कि जो मेरे खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है मुझे अटेस्टेड कॉपी दी जाए। दूसरा यह है कि डिक्लेयर दैट द एनी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द लंदन ट्रायल कोर्ट इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन द absence ऑफ सप्लाई ऑफ सच मैंडेटरी कॉपीज आर इलीगल अनलॉफुल विदाउट जुरिस्डिक्शन। साथ उन्होंने ये मांगा कि जी साथ जितनी भी कार्रवाई फैसलाबाद की अदालत में हो रही है वो सारी की सारी फैसले को कार्रवाई को भी गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जब तक मुझे कॉपियाँ नहीं दी जाएंगी तो अटेस्टेड कॉपीज़ फ़र्द जुर्म की दिए बगैर, मुझे पता ही नहीं है मेरे खिलाफ फ़र्द जुर्म क्या आयद हुई है और एविडेंस हो रही है, तो बतौर मुल्ज़िम मेरा हक़ है जो फेयर ट्रायल का आइन का आर्टिकल 10A है और ज़ाब्ता फ़ौजदारी ये हक़ मुझे देता है कि मैं सारे मामले के ऊपर अदालत से रजू करूँ और अदालत मुझे इस मामले पर रिलीफ दे। बड़ा वाज़ेह तौर पर ये दरख्वास्तें थी। दो रुकनी बेंच था, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब का और उनके साथ जस्टिस तारिक बाजवा थे। उन्होंने दरख्वास्तें खारिज की। अदालत कहती है कि अवेलेबल रिकॉर्ड पेरूज ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स मेन फोकस ऑफ द लंदन काउंसिल फॉर पिटिशनर वाज दैट डिस्पाइट एफर्ट मेड बाय द पिटिशनर कॉपीज ऑफ चार्ज शीट एंड अदर ऑर्डर रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वर नॉट प्रोवाइडेड हिम, बट पेरूजल ऑफ फोटो कॉपी ऑफ रिकॉर्ड available at page 52 the file reveals that the same does not bear any endorsement by the officer of London Trial Court। अब फवाद चौधरी कहते हैं मैंने दरख्वास्त दायर की है कि जी मुझे ये अटेस्टेड कॉपियाँ दे दें, अदालत मेरी दरख्वास्त ही वसूल नहीं कर रही। अब जज साहब लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि चूँकि इन्होंने ये जो दरख्वास्त दायर की है कि जी मैंने दहशतगर्दी अदालत से रजू किया और मैंने उनको कहा कि मुझे कॉपियाँ दें, उस दरख्वास्त के ऊपर तो कोई डायरी नंबर ही नहीं है, उस दरख्वास्त को तो किसी ने रिसीव ही नहीं किया। वो जो दरख्वास्त जब अदालत में दी जाती है तो उसका बाकायदा तौर पर नंबर होता है, वो कहाँ है? तो वो उसका कोई जवाब नहीं है। अदालत कहती है वो तो सिंपल सी एक एप्लीकेशन है। मोर एवर रिपोर्ट फ्राम द लंदन ट्रायल कोर्ट आल्सो ट्रांसपायर दैट द पिटिशनर नेवर अप्लाई फॉर द इशूएंस ऑफ कॉपी। अब जज साहिबान कह रहे हैं डिवीजन बेंच के, हमने जब रिपोर्ट मांगी तो दहशतगर्दी अदालत के जज कहते हैं नहीं
نہیں, انہوں نے تو کبھی مانگی نہیں ہے, انہوں نے تو کبھی مجھ سے اٹیسٹڈ کاپیاں مانگی نہیں. اب یا تو پھر جب ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو جھوٹ تو نہیں بول رہا, اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے نا ساتھ, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کاپیاں نہیں دی جا رہی, عدالت کہہ رہی ہے کہ کاپیاں انہوں نے اپلائی نہیں کی, تو پھر کم از کم جس تاریخ کی وہ درخواست ہے اس تاریخ کی عدالت CCTV فوٹیج منگوا لے عدالت کی. اب لاہور ہائی کورٹ ہے, انصاف, مکمل انصاف دینا آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت آپ کا اختیار ہے, لیکن ایسا نہ ہوا. عدالت نے کہا جی کہ ہم نے ان سے رپورٹ مانگی, انہوں نے نہیں دی. اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ جی جو اس کیس میں 29 جنوری 2025 کو ان کے خلاف جو ہے وہ ہو چکی ہیں, چارج فریم ہو چکا ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ حقدار نہیں ہے اس طرح کی کسی درخواست کے, اور ان کی جو درخواست ہے طارق محمود باجوہ اور شہباز رضوی نے خارج کر دی. اچھا, یہ درخواست کس چیز کی تھی؟ یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی کاپیاں دیں. اب وہیں پہ دوسری درخواست تھی چودھری فواد احمد ورسز جج اینٹی ٹیررزم کورٹس اینڈ ادرس. اس میں عدالت نے کہا کہ انہوں نے مانگا ڈائریکٹ دی لنڈن ٹرائل کورٹ ٹو امیڈیٹلی سپلائی سرٹیفائڈ کاپیز آف چارج شیٹ انکلوڈنگ دی آرڈر آف فریمنگ آف چارج. یہ جو کیس تھا وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے خلاف 780 کے تحت یہ دوسرے 2 FIR ہیں, تو دونوں FIR کی الگ الگ درخواستیں دائر کی گئیں. تو عدالت نے کہا جی چونکہ ان کا جو ہے وہ ان کو چلان کی کاپیاں مل گئی ہیں اور چلان سے جو جڑے ہوئے ڈاکومنٹس تھے ان کی کاپیاں مل گئی ہیں, اس وجہ سے یہ حقدار ہی نہیں ہے کہ ان کو مزید کوئی ڈاکومنٹ دیا جائے, کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جج صاحبان نے, اب دیکھیے سمپل سی بات ہے, ہمارا قانون کہتا ہے کہ فرد جرم آپ ملزم کو پڑھ کے سنائیں, پھر اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے, یہ الزام ہے, اس کا یہ ڈیفینیشن ہے اس اوفینس کی اور اس کی یہ سزا ہے. کیا آپ کو سمجھ آ گیا؟ کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ یہ ایک پورا طریقہ کار ہے. لیکن بدقسمتی سے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ملزم کہہ رہا ہے جی کہ مجھے کاپیاں نہیں دیں, آپ ان کو کاپیاں دے دیں, ٹیسٹڈ کاپیاں دینا وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. لیکن عدالت, فواد چودھری عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم نے بار بار یہی تو وہ میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں کہ پہلے ایک وقت ہوتا تھا درخواستیں خارج ہو جاتی تھی, اب درخواستیں وصول ہی نہیں کی جاتی. یہ بات وہ پہلے کر چکے تھے. اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, تو فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو, اتنا اہم کیس ہے یہ, ریاست ان کیسز کو بہت اہمیت دے رہی ہے, تو ایسے کیسز میں تو پھر اس طرح کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور اب دیں ان کو فرد جرم کی کاپی, الٹیمیٹ وہ وکیل ہیں, ان کو فرد جرم کا پتہ ہے, انہوں نے پڑھا ہوگا اور ساری چیزیں ان کے نالج میں ہیں, لیکن ایک اٹیسٹڈ کاپی جو ہے ان کو ملنی چاہیے تھی. لیکن دونوں درخواستیں خارج کر دی ہیں. فواد چودھری اب ان دونوں آرڈرز کو لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا ایک فواد چودھری کی پہلے اسی جو شہباز رضوی صاحب بینچ کے ہیڈ تھے, تو انہوں نے درخواستیں خارج کی تھیں اور وہ معاملہ وہ لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے نہ صرف وہ فیصلہ کالعدم قرار دے کے ریمانڈ کیا تھا, بلکہ جج صاحبان نے کہا تھا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ عدالتی آرڈر نہیں, کوئی شاہی فرمان لگتا ہے. یہ ہاشم کاکڑ صاحب کے ریمارکس تھے. لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل عدالت میں سماعت ہوئی. PP45 سیال کوٹ سے لیگی امیدوار فیصل اکرم کی کامیابی کے خلاف PTI کی انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی. الیکشن ٹرائبونل نے درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت فریقین سے 11 ستمبر کو جواب طلب کر لیا. PTI کی امیدوار روبا عمر نے درخواست دائر کر رکھی ہے. اب PP45 سیال کوٹ سے اتنا اہم کیس ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ کارروائی ہونی چاہیے, 1.5 سال ہو گیا ہے, آج تک عدالتیں ٹرائبونل ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ عدالت میں سماعت ہوتی ہے تو سماعت ہونے کے بعد ان کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے. یہ جسٹس سلطان تنویر صاحب کی عدالت تھی کہ ان کو 11 ستمبر تک عدالت اس کو ملتوی کرتی ہے. اور چونکہ عدالت چھٹیوں پہ ہے, جولائی اگست بطور جج لاہور ہائی کورٹ چھٹیاں ہیں, تو بطور ٹرائبونل بھی پھر چھٹیاں ہوں گی. اور اگر اسے 11 ستمبر کو نہیں آئے گا تو پھر کتنے اور مہینے لگیں گے. پھر مینٹنیبلٹی کو دیکھا جائے گا, اگر کوئی بڑی خوش قسمتی ہوئی اور مینٹنیبل ہو گئیں تو پھر اس کے بعد ایویڈنس ہو جائے گی. تو اس پروسیس کو شروع ہوئے 2.5 سال سے زائد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد وہ اپیلوں میں جائیں گے. اب سپریم کورٹ میں یہ صورتحال ہے کہ کئی مہینوں سے اپیلیں وہاں پر دائر کی گئیں, وہ آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. تو یہ الیکشن ٹرائبونلز کی صورتحال ہے. اب ان ساری صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس نہیں ملی, 7 رکنی بینچ نے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا, آرڈر آف دی کورٹ آج تک سامنے نہیں آیا. آرڈر آف دی کورٹ سامنے نہ آنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر آف دی کورٹ کا انتظار ہی نہیں کیا اور الیکشن کمیشن نے وہ تقسیم کر دیں. وہ انہوں نے بغیر کسی اس کے قانونی جو وجہ ہے انہوں نے تقسیم کر دیں بغیر آرڈر آف دی کورٹ کے.
अब उस तकसीम के ख़िलाफ़ पहले PTI पी गई, स्टे हुआ, फिर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, फिर खैबर, चूँकि मसला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ANP गई, ANP का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया, फिर उसके ऊपर देखा गया। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 8 जजेस का पहले फ़ैसला था और 39 की हद तक जिनके कागजात नामजदगी थे उसकी हद तक जमाल मंदोखेल का फ़ैसला बरकरार रह गया और उन्होंने भी आइनी बेंच में बैठ के यही कहा, तो 9 हो गए। और फिर उसकी अगर हम बात करें ऐसा हसन रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की, तो उन्होंने भी आइनी बेंच में यही कहा कि इलेक्शन कमीशन देख ले, जो PTI के हैं उनको PTI का डिक्लेयर करके उनको मखसूस नशिस्तें दें। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अली अमीन गंडापुर, चूँकि आगे सेनेट के इलेक्शन है, मैंने आपको कहा था सेनेट के इलेक्शन बहुत अहमियत अख्तियार कर चुके हैं, वहाँ 12 सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाती तो 12 की 12 सीटें सेनेट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की भी सबसे बड़ी जमात बनने जा रही थी। पहले रुकावट पैदा की गई, ज़िमनी सेनेट में इंतखाबात ना करवाया गया खैबर पख्तूनख्वा के रिज़र्व सीट्स की वजह से, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन सारा कुछ करता रहा बग़ैर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के। हाफ ऑफ दी मेंबर्स ऑफ सेनेट खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर 26वीं तरमीम मंजूर कर ली गई। रिज़र्व सीट्स भी उस वक्त नहीं थी, उनकी भी मौजूदगी, गैर मौजूदगी में ये सारी की सारी कार्रवाई हुई। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज पहली बार नई बात की है। अब आप देखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसके ऊपर वर्किंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतना बड़ा दावा किया है कि हम अपनी रिज़र्व सीट्स वापस लेने जा रहे हैं, तो उस पर वर्किंग होगी। फिर वज़ीर आला एक आइनी अहदेदार है, उनकी जानिब से ये बात की गई है, बड़े वसूख से उन्होंने कहा है कि जी मेरा चूँकि कागजात नामजदगी बतौर सदर खैबर पख्तूनख्वा के, तो मैंने जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था उसमें मैं PTI का था, तो मैं सूबे का सदर हूँ, मेरे हक बनता है, मैं इस वक्त वज़ीर आला हूँ, रिज़र्व सीट्स हमारी हैं, हमारी रिज़र्व सीट्स माल मुफ्त इलेक्शन कमीशन ने जो तकसीम की हैं वो दुरुस्त नहीं है, इस वजह से मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन के नहीं मांग रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन के मांग रहा हूँ। चूँकि मेरे कागजात नामजदगी PTI के थे, जो ये कहते हैं कि PTI ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हम अहल थे इलेक्शन लड़ने के, जिसको अब आइनी बेंच ने भी नहीं ये ऐसा कहा कि आप अहल नहीं हैं। तो हम जब इलेक्शन लड़ने के अहल थे, हमने PTI के कागजात नामजदगी जमा करवाए और हम इलेक्शन जीत गए, तो अब हमें हमारी रिज़र्व सीट्स दें। और हमें हमारा, आपके इल्म में होना चाहिए कि 58 PTI के कागजात नामजदगी पर, जो 91 में से 58 वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने 58 को PTI का डिक्लेयर कर दिया था। अब अली अमीन गंडापुर बतौर मेंबर ऑफ PTI, उनका PTI का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था जिसको अब वापस ले लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो वो बतौर मेंबर भी जा सकता है और बतौर वज़ीर आला वो जा रहा है। तो ये बड़ा टेक्निकल मामला है और बड़े टेक्निकल तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसको हैंडल कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा दावा किया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए मैं अदालत से रजू कर रहा हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन था, मुझे सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद बतौर PTI के उम्मीदवार के नोटिफिकेशन जारी हुआ, मैं PTI का था, मैंने अपने कागजात नामजदगी में ख़ुद को आज़ाद नहीं लिखा, कागजात नामजदगी में मैंने PTI का नाम लिखा था। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात से मुतल्लिक हमारी मुशावरत जारी है, हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा, तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक़ रखने वाले हकीकत देख लेंगे। उन्होंने कहा इस वक्त असम्बली में हमारे तमाम अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है, PTI का कोई रुकन नहीं है। आइनी बेंच के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला ख़त्म हो गया। उनका कहना था कि बजट पास ना होता तो हुकूमत जाती, कसूर हमारा होता, बजट ना पेश करने का प्रोपेगेंडा अपनों का था। पार्टी पैटर्न इन चीफ ने बजट मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया, 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया, सब जानते हैं कि वो किसके लोग हैं। गंडापुर ने कहा कि दरिया सवात वाक़े की डस्का मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं, पंजाब डोमिसाइल की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। वज़ीर आला ने कहा कि लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फ़ी कस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए को कैसे कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये उन्होंने देखना है। हमें नौकरी के लिए कहा जा रहा है, चूँकि उनका पंजाब का डोमिसाइल है तो हम खैबर पख्तूनख्वा में उनको नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, हमने चूँकि हमारे मेहमान थे और हादसा हुआ, हमने उनको 2 करोड़ रुपए का जो चेक है वो सलमान अकरम राजा साहब दे आए हैं। तो ये उन्होंने कहा। साथ उन्होंने कहा कि मैं पेशावर हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मैं इस मामले को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हकदार नहीं है, मैं PTI था, मेरे कागजात नामजदगी PTI के हैं, मुझे PTI का इलेक्शन कमीशन ने मेरे कागजात नामजदगी की बुनियाद पर डिक्लेयर भी कर दिया था। अब हम 58 जो हैं जिनके कागजात नामजदगी PTI के थे उनको तो PTI का मान के रिजर्व सीट्स दें,
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر 58 کو پی ٹی آئی کا مان لیا جاتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی رولنگ دے دیتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ان سے تو ریزرو سیٹس ان کے پلے سے تو گئی، ان کے کھاتے سے تو گئی۔ تو یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نیا قانونی نقطے کے ساتھ آگے بڑھی ہے اور ان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے اور نظام کو مزید سب کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔